सीतापुर नामक गांव में मोहनदास नामक एक ईमानदार व्यक्ति था जो चाय बेचने का काम करता था। उसकी चाय पूरे बाजार में मशहूर थी। वो एक अकेला व्यक्ति था जो पूरे बाजार में चाय बेचता था। सुबह सुबह मोहनदास अपनी भैंसों का दूध निकालकर चल देता है अपनी दुकान की ओर। दुकान पहुंचते ही वहां काफी भीड़ हो चुकी थी उसकी हाथों की चाय पीने के लिए। अरे ये लो आ गए मोहन भाई। अरे राम राम मोहन भाई, राम राम। अरे क्या मोहन भाई, आजकल तुम इतनी देर से दुकान खोल रहे हो? अरे भैया थोड़ा जल्दी उठा करो। आपके ग्राहक आपकी चाय पीने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं पता है? देखो कितनी भीड़ है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुद 2 मील दूर से चाय पीने के लिए आया हूँ। क्या मोहन भाई? बस मैं अभी जल्दी से चाय बनाता हूँ। वैसे तुम दोनों का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? अरे अकेला आदमी कितना काम करेगा, कहाँ कहाँ मरेगा। मैं सुबह सूरज देवता के उगने से पहले ही उठ जाता हूँ। उसके बाद अपनी भैंसिया को नहलाता हूँ बढ़िया रगड़ रगड़ के, फिर खाना देता हूँ, उसके बाद दूध निकालता हूँ और फिर दुकान लेकर आता हूँ और आपके लिए चाय बनाता हूँ। अब देखिए चढ़ गई चाय, बस 2 मिनट में मिलने वाली है। लेकिन मोहनदास भाई, तुम्हारा बेटा भी तो था ना, वो आजकल दिखाई नहीं देता, कहीं चला गया है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वो कहाँ जाएगा? अरे वो तो लाट साहब हैं, राजा बाबू हैं, वो कोई काम थोड़ी ना करते हैं। अरे वो तो बैठे बैठे रोटियां तोड़ते हैं। अरे ससुरा एक नंबर का निकम्मा है। अरे रोज उसको अपने साथ उठाता हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं सुनता। और मेरे काम तो छोड़ो, वो ससुरा घर का काम भी नहीं करता। और तो और मेरे साथ भी नहीं आना चाहता कि आ जाए दुकान में बैठे देखे काम सीखे। अरे आता तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती, लेकिन वो है कि मानता ही नहीं है। अब क्या करें? अरे बस बस दिनेश भाई, बस बस। आज के लिए काफी गलतियां हो गई उसकी, बस। और कितना डांटोगे? अरे वो तो अभी बच्चा है, समझदारी आएगी तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। चलो भाई, चलता हूँ अब। राम राम। अच्छा ठीक है भैया, राम राम, आते रहिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर शिव उठता है और माँ से पैसे मांगता है। माँ, अरे माँ, थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या? किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? अरे कुछ नहीं माँ, दूसरे गांव जाऊंगा। आज क्या है ना कि समोसे खाने का मन कर रहा है, तो उसी के लिए जाना था। बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे पैसे। 20 के समोसे खाओगे और 30 रुपए आने जाने का खर्च है। अरे माँ, तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप देखो, हमारे गांव में हमारे पिताजी की चाय की दुकान के अलावा और कोई दुकान है क्या? नहीं है ना? हाँ, वो तो है। हाँ, तो माँ वहाँ पे चाय पीने के लिए लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। अरे माँ, 10 रुपए की चाय पीने के लिए वो भी तो 20 रुपए का खर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा ठीक है, ये ले 100 रुपए। पैसे लेकर शिवा गांव के बस स्टैंड पर अपने दोस्त शक्ति का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में शक्ति वहां पहुंच जाता है। तो लो भैया, आप तो आ गए। चले मित्र। अरे पेट में समोसे की एकदम खलबली बची हुई है, चलो चलो चले समोसे खाने। दोनों एक ऑटो पर बैठकर चल देते हैं विशाल नगर समोसे खाने के लिए। वहां पहुंचकर देखते हैं वहां काफी भीड़ है, जिस कारण दोनों को कुछ देर बाद समोसे मिलते हैं। समोसे खाकर वो दोनों ऑटो पर बैठकर वापस आने लगते हैं। हाँ, आज तो भाई समोसा काफी लाजवाब था। मजा आ गया। क्यों शक्ति? हाँ भाई, अरे मैंने तो आज तक ऐसे समोसे नहीं खाए थे, मानना पड़ेगा। क्या समोसे बनाए थे। अरे लगता है कि उसके हाथ में कोई जादू है जो समोसे बनाते वक्त वो इस्तेमाल करता है। अरे मेरे मुंह में तो अभी तक स्वाद है। ऑटो से उतरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते जाते शाम हो जाती है। शिव अपने पिताजी के साथ खाना खाने बैठ जाता है। सुनिए जी, आपके पास से 100 रुपए शिव को दे दिए थे। वो दूसरे गांव समोसे खाने के लिए गया था। अरे बेटा, राजकुमार, राजा बेटा,
जब देखो तब तुम समोसे खाने की बात करते रहते हो। अरे बेटा, ये सब छोड़कर कोई काम धंधा क्यों नहीं शुरू कर देते हो? अरे देखो, मेरे खुद के हाथ पांव दुखने लगते हैं बेटा। चाय बेचते बेचते थक जाता हूँ मैं भी। हाँ हाँ पिताजी, कोई काम धंधा शुरू कर लूंगा। क्यों नहीं तुम मेरे साथ चाय की दुकान चलो? वो भी तो अपनी ही दुकान है ना बेटा। हाँ बेटा, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ पिताजी, ढूंढ लूंगा कोई काम। जब देखो तब आप ताना मारते रहते हो, राजा बेटा राजा बेटा। अरे कर लूंगा ना कोई काम धाम। बेटा, हम लोग ताना नहीं मार रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। शिवा खाना छोड़कर घर से कुछ दूर चला जाता है और एक नदी किनारे पहुंच जाता है। शिव देखता है कि वहाँ पर शक्ति पहले से ही बैठा था। अरे शिवा, क्यों भाई, आज तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। बस थोड़े पिताजी के साथ आज जुगलबंदी हो गई, इसीलिए इधर आ गया। अरे भाई, किस बात की जुगलबंदी हो गई बाप बेटे में? अरे क्या बोलूं यार, वही काम को लेकर। काम करो काम करो, और क्या। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बता तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी किसके साथ जुगलबंदी हो गई? अरे क्या बताऊं शिवा, घर में अकेले होने के कारण ये घर न काटने को दौड़ता है। जब से माँ पिताजी दुनिया को और मेरे को छोड़कर गए हैं ना, उस दिन से यार सच बोलूं तो मैं अकेला ही रहता हूँ। अगर तुम ना होते ना तो मैं भी कब का छोड़कर चला जाता सब कुछ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ अब आगे क्या करना है वो सोचो। इधर यहाँ दोनों सोचने लगते हैं और उधर गांव के जमींदार सुंदरलाल अपने नौकर टिल्लू को अपने पास बुलाता है। हाँ, बताइए, इतनी रात को क्या काम आ गया मालिक जी? देखो टिल्लू, इतनी रात को मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं एक नया व्यापार करने की सोच रहा हूँ। तो बताओ, इस गांव के लोगों के पास क्या नहीं है जो मैं इन्हें दे सकूं और थोड़े पैसे कमा सकूं? सोचो, बताओ। यहाँ चाय है, ये है। वैसे तो मुझे खास कुछ पता नहीं मालिक, मगर गांव के काफी लोग दूसरे गांव में समोसे खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई समोसे बेचने वाला नहीं है। समोसा, हाँ मालिक। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ समोसा खाने के लिए लोग दूसरे गांव जाते हैं? वाह वाह वाह, अब आएगा ना मजा। तो जाओ टिल्लू, समोसे का ठेला तैयार करो और कल सुबह से समोसा बेचना शुरू कर दो। और ध्यान रहे, समोसा 40 रुपए से कम में मत बेचना, ठीक है? चलो। मगर मालिक, अरे दूसरे गांव में तो समोसा सिर्फ 10 रुपए में ही मिलता है, आप 40 में। अरे टिल्लू, अब दूसरे गांव आने जाने का खर्च भी तो होता है, इसीलिए अब हम 40 में बेचेंगे। अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो, जो कहा है उसकी तैयारी करो, कल से समोसा। जाओ। टिल्लू समोसे के ठेले को रात भर में तैयार कर देता है और अगले दिन सुबह सुबह शिवा और शक्ति दोनों समोसे खाने के लिए चले जाते हैं और उसे रास्ते में ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो भाई चलकर देखते हैं। शिव और शक्ति भीड़ की वजह से दोनों देखने चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि टिल्लू समोसे बेच रहा है। अरे वाह भाई शक्ति, देख तो, अब हमें समोसे खाने के लिए किसी दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। ये रहा समोसा। हाँ, तुम सही कह रहे हो शिवा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। शिव समोसे का भाव पूछता है। दोनों भाव सुनते ही हक्के बक्के रह जाते हैं। 40 रुपए? इतना ज्यादा? अरे भैया, दूसरे गांव में तो 10 रुपए के समोसे मिल जाते हैं। उतने में ही जमींदार सुंदरलाल वहाँ पहुँच जाता है और जमींदार कहने लगता है, अरे बेटा, तो तुम दोनों वहीं जाकर खा लो समोसे। हमने कहा तुमको कहा है कि हमारी दुकान से लो, खाओ। वैसे भी दूसरे गांव में समोसे खाने के लिए लगभग 40 रुपए ही पड़ जाते हैं। आना जाना भी तो होगा ना भैया।
इससे अच्छा है कि यहीं दे दो। अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें बताओ भला। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी मैं सोचूं कि इतना महंगा क्यों है समोसा। कोई बात नहीं जमींदार चाचा, कोई बात नहीं, हम भी समोसा का ठेला खोलेंगे और मात्र 10 रुपए में ही समोसा सबको खिलाएंगे। चल भाई। शिव और शक्ति दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और नदी के किनारे बैठकर सोचने लगते हैं। भाई शिवा, तुमने जोश जोश में कह तो दिया, मगर हम समोसे बनाने का आटा कहाँ से लाएंगे भाई? यार, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, वरना ये जमींदार ऐसे ही लोगों के पैसे ऐंठता रहेगा और उसे सबक भी तो सिखाना है ना। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो उसी रास्ते में एक बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ से गुजर रहा होता है। पानी, पानी, बेटा, क्या तुम इस नदी का पानी मुझे पिला सकते हो क्या? अरे अरे, रुकी, आप ठीक तो है ना दादाजी? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। शिव तुरंत नदी से पानी लाता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाता है। बेटा, मैं शहर से खेत में बोने के लिए बीज लेकर आ रहा हूँ। अगर आज तुम दोनों मुझे पानी ना पिलाते तो भैया आज हमारा टिकट कट चुका होता, हम भगवान को प्यारे हो चुके होते। बहुत बहुत धन्यवाद। तब बूढ़े बाबा अपने थैले में से कुछ बीज निकालकर शिव को दे देते हैं और कहते हैं, ये लो बेटा, ये कुछ बीज रख लो। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, इस बीज को बोने से पहले 5 बार उसका नाम लेकर बीज को बो देना। हाँ, अगले दिन उसी की फसल निकलेगी। हाँ, चलो बेटा, राम राम। बूढ़े बाबा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, तो चलो शक्ति, आज ही इसे बो देते हैं, देखते हैं क्या उगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर ये काम कर गया तो हमारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। चलो। शिवा और शक्ति उस बीज को लेकर खेत पहुंच जाते हैं और 5 बार समोसे समोसे बोलकर बीज को बो देते हैं। और अगले दिन शिव और शक्ति दोनों खेत में जाकर देखते हैं तो समोसे पौधे में लटके हुए हैं। अरे 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 भाई, ये तो काम कर गया। अरे हाँ यार, ये तो काम कर गया। हाँ, अब हम अपना काम कर सकते हैं। अब रुक जाओ बेटा जमींदार। दोनों मिलकर समोसे का एक ठेला लगा लेते हैं। धीरे धीरे करके वहाँ पर काफी भीड़ हो गई और सारे समोसे खत्म हो गए। शक्ति, तुम दौड़ कर जाओ और उड़कर समोसे लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, बहुत भीड़ लगी है। हाँ शिवा, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। शक्ति तुरंत खेत में से समोसे तोड़कर ले आता है। गांव वाले जमींदार के ठेले में से समोसे खाने बंद कर देते हैं। ये देखकर जमींदार क्रोध से अपनी आंखें लाल कर लेता है और टिल्लू से कहता है, ए टिल्लू, क्या हुआ? ये समोसे अभी तक बिके क्यों नहीं? अरे मालिक, क्या बताऊं, शिवा समोसे को 10 रुपए में बेच रहा है और हम 40 रुपए में, तो कहाँ से बिकेंगे हमारे समोसे? और तो और मैंने सुना है कि उसके समोसे काफी स्वादिष्ट हैं। चलें, खा के आए क्या मालिक? चुप, खा के आए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस शिवा का, वरना सारा धंधा चौपट कर देगा। मेरे पास एक विचार है। कैसा विचार मालिक? सुनो टिल्लू, आज रात को उसके ठेला को आग लगा दो, जला दो। जैसे ही रात होती है, जमींदार और टिल्लू शिव के ठेले में आग लगा देते हैं। हाँ, बहुत समोसे बेचने का शौक था ना। अब देखते हैं कि तुम कैसे बेचते हो समोसे। अब ससुरा। अगले दिन शिव और शक्ति समोसे बेचने आते हैं तो वो जला हुआ ठेला देखकर कहते हैं, हाँ, अरे भाई, अब हमारे ठेले को किसी की नजर लग गई है। भला भला ये कौन कर सकता है? मुझे पता है कौन कर सकता है। पक्का ये उस जमींदार सुंदरलाल का काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसकी दुकान ठप पड़ गई थी ना, इसीलिए उसने ये किया होगा। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला।
और हम फिर से ठेला लगाएंगे। शिव और शक्ति फिर से एक बार ठेला बनाना शुरू कर देते हैं और ठेला बनाकर फिर से समोसे बेचना शुरू कर देते हैं। और ये बात टिल्लू जाकर अपने मालिक सुंदरलाल को बता देता है। मालिक मालिक मालिक, गजब हो गया, शिवा और शक्ति ने फिर से समोसा बेचना शुरू कर दिया मालिक। क्या इन दोनों की इतनी मजाल कि फिर से ठेला लगा लिया? हाँ मालिक, उनके ठेले पर आग लगाकर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ये बात है, आओ हम सीधे उनके जड़ पर हमला करते हैं। टिल्लो, मैंने सुना है कि वो दोनों समोसे की खेती करते हैं। हाँ मालिक, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन आप क्या करने वाले हैं मालिक? अरे क्या करने वाले हैं ये सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम देखते जाओ अब मैं करता क्या हूँ। जैसे ही रात होती है, जमींदार और टिल्लू दोनों ही समोसे के खेत में आ जाते हैं। अच्छा तो ये हैं समोसे के पेड़। सब खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं कुछ न छोड़ूंगा। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी ससुरी बांसुरी। जैसे ही जमींदार खेत में आग लगाने वाला होता है, वैसे ही समोसे के पेड़ की जड़ें उसके हाथ पांव बांध देती हैं। अरे बचाओ, अब बचाओ, अरे टिल्लो, अरे टिल्लो, बचाओ बचाओ। मालिक, आपके साथ मेरे भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। अगले दिन शिव और शक्ति समोसे लेने आते हैं तो वो देखते हैं कि जमींदार और टिल्लू बंधे होते हैं। हमें माफ कर दो शिवा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे समोसे के पेड़ों को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन इसकी जड़ों ने हमें बांध लिया है। बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मिल गया सबक भैया, मिल गया। जमींदार, ये जड़ इस फसल की सुरक्षा करती है। तुम्हें लगा कि तुम जड़ को खत्म करके मेरे को हिला दोगे? हल्के में समझा है क्या? चलो ठीक, इस बार तुम्हें माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? निकलो। जैसे ही शिव और शक्ति उसे माफ करते हैं तो पेड़ की जड़ें वापस आ जाती हैं और शिव और शक्ति खुशी खुशी समोसे बेचने लगते हैं। एक गांव में सुंदरलाल नामक एक कंजूस जमींदार रहता था। उनके पास श्याम और भोला नामक दो मजदूर काम करते थे। हद होती है तुम लोगों की। जानवरों के खाने पीने में 2100 चांदी के सिक्के खर्च कर दी, और तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 21 सोने के मुहरे खर्च कर दिए। मालिक, जानवरों को अगर पेट भर चारा नहीं खिलाओगे तो सुबह शाम वो दूध कैसे देगी? और खेतों में गोबर खाद घर से पहुंचाने पड़ते हैं। खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती है मालिक। यदि तुम लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता ना, तो इतनी फिजूल की खर्चे नहीं होती। देखो श्याम, आज से जानवरों को चराने के लिए तुम जंगल जाओगे। इससे चारे का खर्च भी बचेगा, और जंगल में जानवरों से जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे तुम मोहन लाल के यहाँ धर देना। अब चलो जाओ यहाँ से। भोला भाई, आज से पहले इतना कंजूस सेठ मैंने कभी नहीं देखा। हाँ भाई, मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा। अजी सुनते हो जी? हाँ भाग्यवान, अभी मैं बहरा नहीं हो गया हूँ जो तुम्हारी बातें को नहीं सुन सकता। सबको मैं सुन सकता हूँ। और वैसे भी एक तुम ही तो हो
जो मुझे हरदम सुनाती रहती हो? कहो क्या कहना है? मुझे 4 सोने की मोहरें चाहिए। क्या? सोने के 4 मुहरे किस लिए चाहिए? घर में सारा सामान खत्म हो गया है और रसोई में भी पूरी तरह से सब सामान खत्म हो गया है। लेकिन भाग्यवान, ये बताओ कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती है। सिर्फ सब्जियां से ही रसोई नहीं चलती। मोहन के पिताजी कई तरह के मसाले का भी उपयोग होता है। नहीं नहीं भाग्यवान, ये सब नहीं चलेगा। तुम खर्चा कम करो। इतना खर्चा करोगी तो कैसे चलेगा? 4 सोने की जगह 2 सोने की मुहरें ले लो। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। अंदर जाकर देखा तो मोहन मटका तोड़कर दूध पी रहा था। हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। कल खाना गिरा दिया था और आज ये दूध से भरा मटका। तुम कितना नुकसान करोगे मेरा? लगता है कि तुम मुझे हलाल करके ही छोड़ोगे। अब नया मटका खरीदना पड़ेगा। मटका खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मटका खरीदनी ही है तो पहले दूध लगाकर बाजार में बेच कर आओ, उससे मटका खरीदना। तब तक नॉन रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। इस तरह नॉन रोटी खाने से अच्छा होगा मोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए जो इसे सही गलत की परिभाषा समझा सके। तो मोहन को तुम समझाओ ना, इस पे धन खर्चा करने की क्या आवश्यकता है? इस उम्र में माता पिता की नहीं बल्कि एक अच्छे अध्यापक की जरूरत होती है। कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए, वरना कल बड़ा होकर मोहन आपसे भी बड़ा कंजूस बन जाएगा। उसी गांव में ठाकुर भानु प्रताप सिंह नाम के एक राजा रह करते थे। वो अपने वचनों पर अटल रहते थे। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप सिंह से कोई इंसाफ मांगने आता तो उसे खाली हाथ जाना नहीं पड़ता और इसी कारण से पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होती थी। उनके पास अनेक रत्नों में से एक रत्न हीरालाल थे। लोग हीरालाल को ठाकुर भानु प्रताप का दाहिना हाथ मानते थे। उनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर था। गांव के सरपंच और इस महल के मालिक को हीरालाल का प्रणाम। आइए आइए हीरालाल जी, दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलिए। ये है हमारे गांव के जमींदार सुंदरलाल जी। इन्हें अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छे अध्यापक की जरूरत है। अगर आपके नजर में ऐसा कोई अध्यापक है तो बताइए। जी मालिक, मेरे नजर में एक अध्यापक है। मैं उन्हें कल ही जमींदार सुंदरलाल जी के घर भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे हीरालाल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये क्या किया नालायक? खाने की थाली में बॉल गिरा दी। तूने तो कपड़ा भी खराब कर दिया। मैं फिजूल के खर्च को बचाने में लगा रहता हूँ और तू उसे नुकसान करने में लगा रहता है। गलती आपकी है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ रोज खेलता हूँ तो यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए। तभी वहाँ पर हीरालाल के भेजे हुए अध्यापक आते हैं। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते। जी आप? जी, मेरा नाम पंडित द्रोणाचार्य है। मुझे हीरालाल ने आपके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है। ऐसी बात है तो जिसे आपको पढ़ाना है वो आपके सामने ही है। ये मेरा हर काम में नुकसान ही करता है। बच्चे शरारती ही होते हैं। जमींदार जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके नुकसान का कारण ना बने। तो ठीक है,
मैं आपको हर महीने 2 सोने की मुहरे पर रखता हूँ। इस दौरान आपके खाने पीने का प्रबंध भी हमारे तरफ से ही रहेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। हाँ हाँ जमींदार जी, मुझे मंजूर है। किंतु हमें स्वीकार नहीं है। मोहन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और मित्रगण तुम पर गर्व करे, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्येक कार्य का सही समय होता है। खेल के समय खेल का और पढ़ाई के समय पढ़ाई का। मतलब कि अगर हम समय से पढ़ाई करके खेलने जाएं, तो आप हमें खेलने दोगे? बिल्कुल, खेल कूद तो बच्चों का अधिकार है। अगर ऐसी बात है गुरुजी, तो मैं पढ़ाई करने के बाद खेलूंगा। पढ़ाई करने के कुछ महीने बाद जब मोहन और पंडित द्रोणाचार्य जी जमींदार से मिलने जाते हैं। पिताजी, क्या मैं खेलने के लिए जाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। बहुत अच्छे पंडित द्रोणाचार्य जी, आपने तो मेरे नालायक बेटे को एकदम से सीधा कर दिया। यदि आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है जमींदार जी, तो कृपया करके 2 महीने से रुका हुआ मेरा तनख्वाह मुझे दे दीजिए। जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पंडित जी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आपको तनख्वाह से ज्यादा तो मैं आपको खिला चुका हूँ। पंडित जी, अगर हिसाब किताब करना पड़े ना, तो मुझे आपसे ही धन लेना पड़ जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देते हैं। लेकिन जमींदार जी। देखिए पंडित जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं। पंडित जी वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तभी उसकी पत्नी वहां आती है। अपने गुरुजी का दक्षिणा हड़प कर अच्छा नहीं किया मोहन के पिताजी। पैसा बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ मोहन की माँ। तुम जाकर रसोई संभालो ना। अगले दिन पंडित द्रोणाचार्य जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए मालिक, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहने वाले पहले अपना परिचय दो। मालिक, मैं इन्हें जानता हूँ। ये पंडित द्रोणाचार्य जी हैं। मैं इन्हें आपके ही कहने पर आपके मित्र जमींदार सुंदरलाल जी के बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था। कहिए पंडित जी, आपको किस बात का हिसाब चाहिए? मालिक, मैंने पूरी ईमानदारी से जमींदार सुंदरलाल जी के बेटे को पढ़ाया, परंतु 2 महीने बाद भी वो मेरा तनख्वाह नहीं दे रहे। अगर ऐसा किया है तो सुंदरलाल ने बहुत ही गलत किया है। हीरालाल, तुम जल्द से जल्द सुंदरलाल को यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। प्रणाम मालिक। प्रणाम। आप हमारे मित्र हैं। हमारे कहने पर ही हीरालाल जी ने पंडित द्रोणाचार्य जी को आपके घर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजवाया था। लेकिन आपने क्या किया? 2 महीने के बाद भी इन्हें इनका तनख्वाह नहीं दिया। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। दरअसल बात ये है मालिक, पंडित जी खाते बहुत हैं। जितना ये मेरे बेटे को पढ़ाए नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं इन्हें खिला चुका हूँ। ऐसे समय पे मैं इन्हें तनख्वाह देता हूँ तो मेरा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा ना मालिक। भानु प्रताप मन में सोचने लगते हैं, यह तो बड़ा विचित्र मामला है। अब तो हीरालाल जी कुछ कर सकते हैं। हीरालाल जी, हम चाहते हैं कि इस मामले को आप ही सुलझाइए। जी मालिक, जमींदार जी के बातों को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ मालिक। इसलिए मैं पंडित द्रोणाचार्य जी के जगह पे एक ऐसे अध्यापक का प्रबंध कर देता हूँ जो शिक्षा देने के बदले ना तो इनसे धन मांगेंगे ना ही अन्न। इस तरह से इनके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। क्या आपको इस बात पर मंजूर है जमींदार जी? मुझे हीरालाल का प्रस्ताव मंजूर है मालिक। तभी जमींदार पंडित द्रोणाचार्य को तनख्वाह दे देते हैं और हीरालाल महात्मा बुद्ध का मूर्ति लेकर आते हैं।
ये लीजिए जमींदार जी, ये रहे दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक गौतम बुद्ध ज्ञान के भंडार। आपका पुत्र इससे ज्ञान प्राप्त करेगा तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, जिसके लिए ये ना ही आपसे दक्षिणा लेंगे और ना ही आपका अन्न खाकर आपका नुकसान करेंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया हीरालाल जी। ज्ञान मूर्ति नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति ही बांटता है, और जीवित व्यक्ति को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। आज से पंडित द्रोणाचार्य जी को 2 नहीं बल्कि 4 सोने की मुहरें दूंगा, और हाँ, आज से कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए बंद। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सुंदरलाल जी। मालिक, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आपके पास हीरालाल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह से सुंदरलाल जी अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए कंजूसी करना बंद कर देते हैं।